नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अराक्ची तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे हैं 48 घंटे में। पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से ओमान गए, ओमान से फिर पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से रशिया गए और रशिया से फिर पाकिस्तान आए हैं। यानी बहुत साफ है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हेडिंग्स बदल गई हैं। अखबारों की जो हेडिंग होती हैं वो बदल गई हैं। एक हेडिंग मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। यह हेडिंग कहती है, ईरान लुकिंग इनटू ट्रम्प्स रिक्वेस्ट फॉर निगोशिएशन। यानी ईरान ट्रंप ने निगोशिएशन के लिए जो रिक्वेस्ट की है, ट्रंप ने बातचीत के लिए, समझौते के बातचीत के लिए जो रिक्वेस्ट की है, उस रिक्वेस्ट के बारे में विचार कर रहा है। आप अगर देखेंगे तो पिछले 4-5 दिन या कह सकते हैं तकरीबन एक हफ्ते से ट्रंप के उल्टे सीधे बयान नहीं आ रहे हैं। आपको याद होगा कि अराक्ची ने भी और कालिबाफ ने भी बिल्कुल साफ साफ कहा था कि बदतमीजी के साथ हम बातचीत नहीं करेंगे। अगर आप धमकियां देते रहेंगे तो ईरान बातचीत नहीं करेगा। ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे थे, उड़ा देंगे, ये कर देंगे, ये बम फेंक देंगे, सभ्यता खत्म कर देंगे, फला कर देंगे, ढिमका कर देंगे, सब कर रहे थे। पिछले एक हफ्ते से खामोश बैठे हुए हैं। एक बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि ईरान के समझौते में इतना वक्त क्यों लग रहा है, तो उन्होंने कहा वियतनाम में तो 18 साल लगे थे। यानी 18 साल भी इंतजार करने को तैयार है ईरान के लिए। यानी बहुत सीधी सी बात है कि ट्रंप अब जानते हैं कि बदतमीजी करने से कोई फायदा नहीं होगा। वो कितने भी दावे करें कि उनके पास सारे कार्ड हैं, कार्ड असल में ईरान के पास है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उसके पास है, साथ में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं अमेरिका में, वो एक कार्ड उसके पास है, और इसके अलावा दुनिया का समर्थन भी धीरे धीरे उसके पास आता जा रहा है। इसीलिए मैंने आपको कल बताया था, आज 28 तारीख है, 27 तारीख को ईरान ने एक प्रपोजल भेजा था जिसमें 3 राउंड में जंग खत्म होने की बात थी, या 3 राउंड में समझौते की बात थी। पहले राउंड में यह होना था कि आप ब्लॉकेड हटाइए और हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल देंगे, और तीसरे राउंड में जाकर एटॉमिक की बात होनी थी। दूसरे राउंड में सैंक्शन और बाकी सारी चीजों की बात होनी थी। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप को यह प्रपोजल पसंद नहीं आया है, क्योंकि जंग रुक जाएगी और अमेरिका में वो ये नहीं बता पाएंगे कि मैंने ईरान को हमेशा के लिए एटॉमिक बम बनाने से रोक लिया, तो उनकी काफी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए ऐसा लगता है कि वो ईरान से ये कह रहे हैं कि पहले राउंड की जो बातचीत है उसमें एटॉमिक का थोड़ा बहुत मामला हो जाए, बाकी बाद में चलता रहेगा। और यही जो प्रपोजल आया है, इस पर बात करने के लिए या फिर रशिया से फाइनल प्रपोजल लेकर, रशिया के साथ डिस्कस करके फाइनल प्रपोजल लेकर अराक्ची पहुंचे हुए हैं पाकिस्तान, जहां पर वो अपना प्रपोजल देंगे और पाकिस्तान वो प्रपोजल भेजेगा ट्रंप को। ट्रंप अगर उस पर राजी होगा तो आगे बातचीत होगी, और अगर राजी नहीं होगा, जंग करना चाहता है, तो ईरान पूरी तरह से इस जंग के लिए तैयार है। देखिए, परसेप्शन का बदलना बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। हेडलाइन बदली है, ये तो आपने देखा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ बदला है। आप जानते हैं, जर्मनी के चांसलर हैं मर्ज, और जर्मनी लगातार इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा रहा है। अभी कल की बात मैं आपको बताऊं कि ईरान को नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी एटम बम हम नहीं बनाएंगे, इसकी जो ट्रीटी हुई है दुनिया में, उसका मेंबर है ईरान। और एनपीटी की मीटिंग में जो कई 2-3 वहां पर उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, उनमें से एक ईरान को चुना गया है। यानी ईरान अब एनपीटी की जो कमेटी है यूएन में, उसका वाइस प्रेसिडेंट है। और आप जानते हैं किन किन लोगों ने मुखालिफत की इस बात की कि ईरान को वाइस प्रेसिडेंट ना बनाया जाए। इनमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है और यूएई है। इन लोगों ने इस बात की मुखालफत की कि ईरान को एनपीटी का वाइस प्रेसिडेंट ना बनाया जाए, लेकिन इनकी मुखालफत के बावजूद ईरान को एनपीटी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। आपने देखा कि इसमें भी जर्मनी का नाम है। तो जर्मनी ने हर चंद कोशिश की है इजराइल की मदद करने की। इजराइल को जो हथियार मिलते हैं, सबसे ज्यादा हथियार मिलते हैं अमेरिका से, और दूसरे नंबर पर है जर्मनी। इतना कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इतना कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 13 जनवरी का अखबार मुझे आपको दिखाना है, और 13 जनवरी के अखबार में मर्ज ये कह रहे हैं कि ईरान की जो रिजीम है, ईरान की जो सत्ता है, वो कुछ दिनों और कुछ हफ्तों में गिर जाएगी। डेट नोट कीजिए, 13 जनवरी। हमला कब हुआ था ईरान के ऊपर? 28 फरवरी। तो हमले के तकरीबन 1.5 महीने पहले
मर्ज ये कह रहे थे कि हफ्तों में या कुछ दिनों में ईरान की जो सत्ता है, ईरान का जो पावर है, जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन है ईरान का, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये मर्ज कह रहे थे 13 जनवरी को। क्यों कह रहे थे? क्योंकि उस समय तक मोसाद और सीआईए ने दुनिया के सारे अपने लोगों को समझा लिया था कि बस हमला होगा, खामनेई साहब शहीद होंगे, उनके साथ लीडरशिप शहीद होगी, ईरान की जनता सड़कों पर आ जाएगी और उसके बाद ईरान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ईरान में हम अपने पिट्ठू को गद्दी पर बिठा देंगे। और इसी बात को सच मानते हुए मर्ज साहब उस समय यह बयान दे रहे थे कि ईरान तो बस हफ्तों महीनों में खत्म हो जाएगा। महीनों भी नहीं कह रहे थे, दिनों हफ्तों में खत्म हो जाएगा। और अब आपको मैं दिखाता हूं कल का उनका बयान। कल वो कहते हैं कि बेइज्जत कर रहा है ईरान, ह्यूमिलिएट कर रहा है ईरान अमेरिका को। ईरान निगोशिएशन में, डिप्लोमेसी में बहुत शानदार है, तो या तो वो समझौते में इनको जम के परेशान कर रहा है या समझौता कर ही नहीं रहा है और अमेरिका को बेइज्जत कर रहा है। उसके बाद बयान देते हैं कि अमेरिका के पास कोई एग्जिट पॉलिसी थी ही नहीं, यानी इस जंग से बाहर निकलने की कोई पॉलिसी थी ही नहीं। कैसे होती? होती तो तब जब यह तसव्वुर किया गया होता, यह ख्वाब देखा गया होता, यह कल्पना की गई होती कि ईरान इस हद तक आकर मुकाबला करेगा। असल में अमेरिका की सीनेट में भी डेमोक्रेट्स ने एक सवाल उठाया है और यह कहा है कि पेंटागन वाज नॉट रेडी टू ईरानी रिटेलिएशन, यानी कि पेंटागन जो अमेरिका का जंग का डिपार्टमेंट है वो इस बात के लिए तैयार ही नहीं था कि ईरान रिटेलिएट कर सकता है। अगर 28 फरवरी के हमले के बाद मार्च के पहले हफ्ते में ईरान की जनता सड़क पर आई होती अपनी रिजीम के खिलाफ और ईरान जवाब नहीं दे पाता अमेरिकी और इजरायली हमलों का, तो आज चाहे मर्ज हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, सारे गिद्धों की तरह ईरान के ऊपर मर्रा रहे होते अपना अपना हिस्सा लूटने के लिए। लेकिन ईरान ने जो जबरदस्त जवाब दिया इजराइल को, अमेरिका को और साथ में गल्फ कंट्रीज को, उसके बाद इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई इस जंग में शामिल होने की। और अब सारे ईरान की तारीफ कर रहे हैं, डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट सही, लेकिन ईरान की तारीफ कर रहे हैं। तो दुनिया इस तरह से बदलती है, चीजें इस तरह से बदलती हैं। ईरान ने अपनी ताकत से कम पूरे पश्चिम को, यानी कि यूरोप को, अमेरिका को, कनाडा को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। और यही वजह है कि ट्रंप को ना तो नाटो का साथ मिला, ना दूसरी कंट्रीज का साथ मिला, और अब वो ईरान के सामने एक तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं कि किसी भी तरह से समझौता कर लो। इसकी एक और वजह है, इसको समझिए। देखिए, किसी भी जंग में हथियार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी जंग को लंबे वक्त तक चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो वो है अवाम का सपोर्ट। अगर अवाम आपके साथ है तो आप लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ने का मतलब यह होता है कि चाहे आप जीत रहे हो, चाहे आप हार रहे हो, दोनों कंडीशंस में नुकसान तो होता है। न केवल तेल और गैस के दाम बढ़ेंगे, खाने की चीजों की किल्लत हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। और इसके लिए जनता का आपके साथ होना, अवाम का आपके साथ होना बहुत जरूरी है। अवाम अगर आपके साथ है तो वो हर तरह का दर्द, हर तरह की परेशानी हंसते हंसते झेल लेगी और अपने बच्चों को भेजेगी इस जंग में शामिल होने और शहीद होने के लिए। और अगर अवाम आपके खिलाफ है तो एक तरफ आप जंग लड़ते रहेंगे, दूसरी तरफ अवाम आपके खिलाफ सड़क पर खड़ी हो जाएगी कि इस बेकार की जंग के लिए हम अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं देंगे। यही हो रहा है। आप अगर ईरान में देखेंगे तो चाहे जंग चल रही थी तब और चाहे सीज फायर का टाइम चल रहा है तब, लाखों की संख्या में ईरानी जनता, जिसमें ईरानी मर्द और औरत, बच्चे सब शामिल हैं, रोज रात को सड़कों पर आ रहे हैं, बिना डरे, बिना झुके, बिना मिसाइलों की परवाह किए, बिना परेशानियों की परवाह किए सड़क पर आ रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि हम अपनी सरकार के साथ हैं। यह ईरान में हो रहा है, वो ईरान जहां पर अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 50 से ज्यादा मेडिकल सेंटर्स और हॉस्पिटल्स को, इमरजेंसी सेंटर्स और हॉस्पिटल को अमेरिका और इजराइल ने बर्बाद किया है, तबाह किया है, उन पर बम गिराया है, घर गिरे हैं
और भी जगहों पर नुकसान हुआ है। ईरान का नुकसान कम नहीं हुआ है, यह मत समझिए कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इन सबके नुकसान के बावजूद जनता सड़क पर है बिना डरे। आपको याद होगा कि जब पावर प्लांट पर हमले की बात हुई थी तो जनता ने पावर प्लांट को घेर लिया था कि इन पे अगर बम गिराओगे तो हम इनके साथ शहीद हो जाएंगे। यहां तक हालात है कि कई सारे ऐसे इंटरव्यूज आए हैं सड़क पर जो लोग हैं उनके, जिसमें वो कह रहे हैं हम तो चाहते हैं जंग चलती रहे और तब तक चलती रहे जब तक हम फैसला कुन जीत हासिल नहीं कर सकते। ये हालात हैं ईरान के। ईरान ने अपील की कि एक मिलिशिया बनना है अमेरिका के मुकाबले के लिए और 10 लाख से ज्यादा लोग उसमें शामिल हो गए। वहीं उलटकर आप अमेरिका में देखिए, 70% जनता जो अमेरिका की है वो इस जंग को नहीं चाहती है। अभी तक सिर्फ 13 लोगों की मौत की खबर लगाई है पब्लिकली अमेरिका ने, क्योंकि ईरान के हमले में जितने लोग मारे गए हैं अमेरिका के, अगर उनकी सबकी लिस्ट लगा देगा अमेरिका तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे उसकी मुखालिफत करने के लिए। अमेरिका के लोग अपने बच्चों को इस बिना मतलब की जंग में शामिल करने या उनको शहीद होने के लिए जाने देने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है अगर लड़ाई लड़ेगा तो सैनिक आएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि अमेरिका ईरान के साथ लड़ाई लड़े। ये अमेरिका में हो रहा है। तो एक तरफ ईरान की आवाम तैयार है इस बात के लिए कि लंबी जंग चले तो भी कोई बात नहीं, दूसरी तरफ अमेरिका की आवाम लगातार ये प्रेशर बना रही है, अमेरिका का विपक्ष लगातार ये प्रेशर बना रहा है कि इस जंग को कैसे भी खत्म किया जाए। और यही वजह है कि ट्रंप जो कल तक बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब वो ये गुहार लगा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि किसी भी तरह ये सीज फायर जो है वो पूरी तरह से जंगबंदी में तब्दील हो जाए, जंग खत्म हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले। आप देखिए सुबह ट्रंप का बयान आता है कि हमारे ब्लॉकेट की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है, कोई जहाज उसमें से निकल के नहीं जा सकता। और उसके बाद पता यह चलता है कि रशिया का एक जहाज इस ब्लॉकेट के बावजूद बड़े आराम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गुजरा। आप देखते हैं कि ईरान ने कैस्पियन सी वाला जो अपना रूट है जिससे रशिया से उसका आराम से व्यापार हो सकता है, जहां पर कोई ब्लॉकेड नहीं है, उस रूट को एक्टिवेट कर दिया है। और उस रूट के एक्टिवेशन से हुआ यह है कि ईरान के अंदर जो किल्लत जैसी कंडीशन आ सकती थी वो आने से रोका गया है। ईरान के पास इतना तेल है कि अभी महीनों उसके लोगों को तेल की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर ये जंग महीनों चलती है तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया भर में तेल और गैस की जबरदस्त किल्लत होगी, ये ईरान जानता है। और जैसे जैसे ये होगा वैसे वैसे देश अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि भाई इस जंग को खत्म करो। इसीलिए ईरान ने जो पहला प्रपोजल दिया, उसने कहा ठीक है जंग को खत्म कीजिए, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देते हैं, आप ब्लॉकेट को खोल दीजिए और जंग खत्म होने की बात कर दीजिए। एक बार ये हो जाएगा उसके बाद एक एक करके बाकी मुद्दों पर बात करेंगे, एटॉमिक मुद्दे पर आखिर में बात करेंगे। ईरान को पता है कि ये बात बहुत सारे मुल्कों को बहुत अच्छी लगेगी, ऐसे मुल्कों को भी जो ईरान को पसंद नहीं करते हैं, जो ईरान को तबाह करने की प्लानिंग कर रहे थे, उनको भी अच्छी लगेगी ये बात कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, तेल और गैस आना शुरू हो जाए। ईरान ने इसीलिए ये बात कही। आप देखिए ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची जब जाते हैं रशिया, पुतिन के साथ मुलाकात करते हैं, उसके बाद पुतिन का जो बयान आया वो भी ये कहता है कि हम किसी हाल में ईरान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और ईरान ने अपनी ताकत से दिखाया है कि दुनिया की जो महाशक्ति खुद को कहती है उसका मुकाबला किया जा सकता है। एक बात मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं कि रशिया या चाइना आकर ईरान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लड़ना तो खुद ही पड़ता है। अपनी लड़ाई सबको खुद लड़नी पड़ती है, कोई किसी की लड़ाई आकर लड़ता नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी मदद खुद करता है उसी की मदद खुदा भी करता है, भगवान भी करता है। तो लड़ाई तो ईरान को ही लड़नी है, लेकिन रशिया और चाइना ये कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान बिखर जाए। सीरिया के बाद ईरान के बिखरने का मतलब यह होगा कि मिडिल ईस्ट से रशिया और चाइना के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो वो अगर ईरान की मदद कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि दोस्ती है। इंटरनेशनल संबंधों में वो दोस्ती नहीं होती है जान देने वाली। इंटरनेशनल संबंधों में आपसी हित होते हैं, एक दूसरे के हित होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। तो रशिया और चाइना का इंटरेस्ट इसमें है कि ईरान जैसा है वैसा बना रहे
और ईरान के साथ उनका बिजनेस चलता रहे। और इसीलिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब भी खुलेगी, रशिया को या चाइना को किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दिया है और ईरान ने रशिया के मुश्किल वक्त में रशिया का साथ दिया है। यह जरूर होगा कि यह जंग जब खत्म होगी तो दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी। रशिया, चाइना और ईरान, जो लोग मेरा गजा का वीडियो देखते रहे हैं, 3 साल से मैं लगातार वीडियो कर रहा हूं, वो ये बात जानते होंगे। ये बात मैंने बार बार कही है कि जो ट्रायंगल बनता है, जो त्रिकोण बनता है रशिया, चाइना और ईरान का, वो बेहद मजबूत ट्रायंगल है। रिसोर्सेज बहुत हैं इनके पास, ताकत बहुत है इनके पास और स्ट्रेटजिक पोजीशन इनकी बहुत अच्छी है। और ये वजह है कि इस ट्रायंगुलर जो इनका इक्वेशन है उसको तोड़ना किसी के लिए आसान नहीं होगा, और इसमें नॉर्थ कोरिया को भी आप शामिल कर लीजिए। एक और खबर सामने आई है और वो ये कि यूएई को, जब ईरान उसके ऊपर हमला कर रहा था, शुरू ही हुई थी लड़ाई, तब यूएई को इजराइल ने न केवल आयरन डोम इंटरसेप्टर्स भेजे थे बल्कि अपने कुछ सैनिक भी भेजे थे जो इसको ऑपरेट कर सके। तो यह खबर सिर्फ इतना बताती है कि ईरान जो लगातार कह रहा है कि अरब मुल्क जो हैं और खास तौर पर यूएई जो है, उसके इजराइल से और अमेरिका से जो रिश्ते हैं, उनके चलते हमारा नुकसान हुआ, उसकी जमीन, उसके आसमान का इस्तेमाल हुआ हमारे ऊपर हमले का। तो यूएई सच में जंग के दौरान भी इजराइल के साथ साझेदारी कर रहा था। अभी तो ये एक खबर आई है, अभी ऐसी बहुत सारी खबरें आएंगी। और इसीलिए जैसे जैसे सीज फायर की बात या जंग को हमेशा से खत्म करने की बात और बाकी सारी चीजें हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि यूएई की टेंशन लगातार बढ़ रही है। उसके बयान जो आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि उसको अफसोस है इस बात का कि ईरान को तबाह बर्बाद क्यों नहीं कर दिया गया। उधर एक जरूरी बात जो केंट ने कही है वो ये कि इजराइल इस सीज फायर को तोड़ने के लिए कुछ भी करेगा और जो कर सकता है वो तो कर ही रहा है। उसने कहा है कि गजा के ऊपर हम एक नया अटैक करेंगे। कल रात को गजा के अंदर आप देखते हैं कि 9 लोगों को मार दिया गया और 18 लोगों को घायल कर दिया गया। तो इजराइल अपनी तरफ से लगा हुआ है कि कैसे भी ये सीज फायर टूट जाए। अभी समझ में यह आ रहा है कि ट्रंप किसी भी तरह ये सीज फायर कर लेना चाहते हैं मिड टर्म इलेक्शन बचाने के लिए। ईरान जानता है कि वो एक ताकतवर पोजीशन से बात कर रहा है, इसलिए उसने अपनी शर्तें सामने रखी हैं और रशिया ने यह क्लियर कर दिया है कि हम ईरान के साथ हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि अगले 2-4 दिनों में आपको अमेरिका और ईरान के बीच में सीधी बातचीत दिखाई दे पाकिस्तान में। और यह भी मुमकिन है कि ईरान ने जो शर्तें दी हैं वो अमेरिका ना माने और हमले की तैयारी करे। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि हम तो यही चाहेंगे समझौता हो जाए, और अगर ये समझौता नहीं होता है तो आगे जो जंग होगी वो कम से कम 3-4-6 महीने चलेगी और ट्रंप का पॉलिटिकल कैरियर तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। नेतन्याहू का क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अभी मामला पूरा फंसा हुआ है, कुछ भी पक्का कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पर्दे के पीछे लगातार बातचीत, लगातार तैयारियां चल रही हैं और 2-4 दिन में खुलकर बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी। जैसे जैसे जो आएगा, जैसे अब तक अपडेट किया है, आगे भी मैं अपडेट करता रहूंगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।